Hi everyone, you're welcome to my channel. In our last videos, we have completed aromatic electrophilic substitution topic, and from today we will start metal ligand equilibrium in solutions chapter of inorganic chemistry for MSc students. This chapter is also very important for any competitive exam and for CSIR NET examinations. So let's start metal ligand equilibrium in solutions. Here metal and ligand are in equilibrium reaction in solutions. So metal और ligand जब मिलकर बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Complexes. So first of all in this chapter we will study stability of complexes. Stability of complexes को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, thermodynamic stability and kinetic stability. तो इन दोनों के बीच जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी मीन्स कि जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है और जिससे कॉम्प्लेक्स बना है वो उनकी स्टेबिलिटी को ये बताता है, यानी वो कितना स्टेबल है जो कॉम्प्लेक्स बना है, या जिन रिएक्टेंट से कॉम्प्लेक्स बना है वो कितना स्टेबल है. बट जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, काइनेटिक मीन्स स्पीड, यानी ये बताएगा स्पीड ऑफ रिएक्शन instead of thermodynamic stability, which tell us about the stability of complexes. Okay, then here in aqueous solution metal cation get hydrated to give this complex ion, and when ligand combines the reaction becomes in equilibrium, and this ligand replaces one water molecule from here and get attached to this metal cation. Okay, now यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गया और उसकी जगह पर एक लिगेंड ने इसका प्लेस ले लिया. ठीक है, देन वाटर मॉलिक्यूल साइड में निकल गया. सो इन जनरल फॉर्म अगर इसे लिखना चाहिए तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस लिगेंड इन इक्विलिब्रियम विद मेटल लिगेंड. सो वाटर इन डिल्यूट इज टेकन एज कॉन्स्टेंट because water in excess quantity and in dilute solution we will take it as constant. So in general reaction we will write only ligand. So here this is formation constant. Formation constant क्या होगा? Product divide by this metal and ligand product. सो जो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इस फॉर्मेशन कांस्टेंट पर. इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, यानी लार्जर वैल्यू होती है, तो इट मीन्स मेटल लिगेंड बॉन्डिंग हायर होगी बिकॉज दिस वैल्यू विल बी हायर, एंड लिगेंड जो लिगेंड है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग हाई होगी देन मेटल वाटर बॉन्डिंग. ठीक है, देन लिगेंड एल स्ट्रोंगर देन वाटर. सो अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स जो लिगेंड हमारे पास एल था वो स्ट्रोंगर लिगेंड है देन वाटर, बिकॉज उसने वाटर को इजीली रिप्लेस किया, एंड जो रिएक्शन है वो किस तरफ जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. बट अगर के एफ की वैल्यू लेस देन 1 है तो जो लिगेंड है यहाँ पे वो वीकर देन वाटर होगा, बिकॉज रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है. ठीक है ना, इट्स इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है यहाँ पे वो फॉर्मेशन कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है. देन फॉर्मेशन कांस्टेंट आल्सो डिपेंड ऑन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ऑन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से होता है, यहाँ पर ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है. अब जितना ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी गिब्स फ्री एनर्जी की, देन उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी फॉर्मेशन कांस्टेंट की उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा. ठीक है, देन ये बोल सकते हैं कि जो डेल्टा जी नोट है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. ऑल्सो फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा स्टेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा. तो कुछ इस तरह से हम लोग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है. सो नेक्स्ट वन इज़ काइनेटिक स्टेबिलिटी. इसमें हम रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताएंगे, यानी कि रिएक्शन की स्पीड कैसी है, रिलेट्स हाउ फास्ट रिएक्शन अकर्स रेदर देन हाउ स्टेबल इट इज़. ओके, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हमें बता रही थी, बट यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, देन इट इज़ क्लासिफाइड इनटू लेबिलिटी एंड इनर्टनेस. अब जो कॉम्प्लेक्सेस यानी सब्स्टिट्यूशन जिनमें एक या दो लिगेंड्स की बहुत स्पीडली हो जाती है उन्हें हम बोलते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस.
जिनमें सब्स्टिट्यूशन लिगेंड्स की बहुत फास्टली होती है, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। एंड जिनमें सब्स्टिट्यूशन स्लो स्पीड से होती है उन्हें बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देन द एबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टली इज कॉल्ड लेबिलिटी, एंड एबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोली इज कॉल्ड इनर्टनेस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो लेबिलिटी होती है, यहाँ पे जो हाफ लाइफ पीरियड होता है किसी भी सब्स्टिट्यूशन का वो लेस देन 1 मिनट होता है, बट यहाँ पर ग्रेटर देन 1 मिनट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, लेस एक्टिवेशन एनर्जी, जो भी यानी कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली स्टेबल होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच की जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जितनी कम हमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमारा कॉम्प्लेक्स यानी रिएक्शन जो है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इस तरह से ये दो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, कोई भी रिएक्शन अगर हमें दें उसमें बताना हो कि ये थर्मोडायनामिक स्टेबल है या काइनेटिक स्टेबल है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आगे फॉर्मेशन कांस्टेंट, देन फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक होता है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड सेकेंड इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो देखो, जब भी कोई मेटल लिगेंड के साथ कंबाइन करता है तो उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट की हेल्प से, ठीक है। जैसे कि कोई मेटल हाइड्रेटेड लिगेंड है इस तरह से, देन जब कोई एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस होगा तो उसके लिए उसको 1 स्टेप की नीड होगी, बट अगर एक से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिप्लेस होंगे लिगेंड के साथ, देन वो नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन होगी। और इस तरह से जो नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन होगी, हर एक स्टेप का जो यहाँ पे फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा उन्हें हम बोलते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। कि यहाँ पे एक से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल हैं, लिगेंड जब एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा वो फर्स्ट रिएक्शन होगी, जब सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा सेकेंड, एंड फर्दर इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर जनरल फॉर्म में हम इस रिएक्शन को लें, सो मेटल जब लिगेंड के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या हुआ, फर्स्ट लिगेंड यहाँ पे आके अटैच हुआ, एंड दिस इज फॉर्मेशन कांस्टेंट हेयर K1, एंड K1 वैल्यू इज ml/ml, ठीक है। देन अगेन इस वाले को लेंगे तो ये लिगेंड, फिर से ये एक लिगेंड और यहाँ पे आके अटैच होगा, यानी आप इस तरह से लेके चलिए, जनरल रिएक्शन है। माइंड में मतलब कुछ ऐसा सेटअप करिए कि यहाँ पे ये एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर रहा है और खुद उसका प्लेस यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे Ml2 सिमिलरली अगर चलते रहेंगे तो यहाँ पे MLN जनरल कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा, ठीक है। देन Kn इज इक्वल टू दिस वन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कांस्टेंट। सो दिस K1, K2 एंड K3/Kn आर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स, ठीक है। एंड इनका ऑर्डर इस तरह से रहता है कि जो फर्स्ट वाला है वो ग्रेटर होता है सेकंड, थर्ड, इस तरह से, यानी जैसे जैसे आगे स्टेप्स चलते रहेंगे जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। एंड इसका भी बहुत अच्छा रीज़न है जो मैं अभी बताऊंगी आपको। एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सो इन फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सेस Ml, Ml2, Mln to n may also be expressed by following steps and equilibrium constant like B1, beta1, beta2 and upon beta n. So here metal remains same, but we add first one ligand, then two ligands, then upon n ligands, ठीक है। जब one ligand add किया तो Ml2, then Ml2, so here Mln, ठीक है। तो beta1 की वैल्यू क्या होगी, Ml, Ml, and here Ml2, this M, here this 2L, ये वाला जो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। देन इस तरह से फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे अपॉन n स्टेप्स। सो हेयर beta1, beta2 अपॉन beta n इज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। दिस इज स्टेप वाइज एंड दिस इज ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। देन दिस K1, K2 अपॉन Kn इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, एंड बीटा वाले जो हैं वो ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर इनके बीच का रिलेशन हमें बताना है तो स्टूडेंट्स ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे beta3 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। beta3 क्या होगा, Ml3/m, L की पावर 3, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप्स हमने किए आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो इसको हमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है किससे, Ml एंड Ml2। तो जब हम इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो इनको आफ्टर रीअरेंजिंग, देखो इसको जब हम यहाँ ले आए M, हेयर L, यहाँ से एक L लिया, तो जब इसको हमने रीअरेंज किया तो हमने क्या गेट किया यहाँ से कि जो beta3 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है,
K1 इंटू K2 इंटू K3। सो यहाँ से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि बीटा n की वैल्यू उतने ही स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको log की वैल्यू में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, log बीटा n log K1 प्लस log K2 log K3 2 अपॉन log Kn। सो ये इनके बीच का रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, जो ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स थे K1 K2 अपॉन Kn, इनकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ये जैसे जैसे स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होंगे वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी K1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर K2 की, फिर K3 की। तो आइए एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे कैडमियम 2 पॉजिटिव का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये कोई चार्ज लिगेंड है Cn। सो जब फर्स्ट स्टेप होगा उसमें मेटल लिगेंड, ये लिगेंड यहाँ पे आके अटैच होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड फॉर्मेशन कांस्टेंट इज 10 की पावर 5.48। अगेन जब दूसरा लिगेंड यहाँ पर आकर अटैक करेगा और इससे अटैच होगा तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू इससे कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे नए नए लिगेंड्स यहाँ पे अटैक करेंगे, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स इंक्रीज होंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी डिक्रीज हो रही है। तो ये तो यही वाला केस है कि डिक्रीज हो रही है वैल्यू। अब क्वेश्चन क्या आता है कि डिक्रीज क्यों हो रही है। सो स्टूडेंट्स, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। देखो, फर्स्ट रीज़न है इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर, कि जहाँ पर भी चार्ज लिगेंड की बात की गई है। अब देखो, पहला लिगेंड यहाँ पे अटैच हुआ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट जब सेकेंड लिगेंड यहाँ पर अटैच होगा, अब ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और नेगेटिव ने ही यहाँ पे आके अटैच्ड होना है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, यानी इसको यहाँ पे आने में इतना इजीली ये यहाँ पे आके अटैच नहीं हो पाएगा जितना इजीली ये यहाँ पे आके अटैच हुआ था। ठीक है, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। देन अगेन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ेंगे उतना उसका नए लिगेंड का यहाँ पर अटैच होना मुश्किल होगा और उतनी ज़्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। बट अगर यहाँ पर चार्ज लिगेंड की प्लेस पे कोई न्यूट्रल लिगेंड हो तब भी वैल्यू डिक्रीज होती है। उसके लिए देखिए, सेकेंड फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जितने ज़्यादा लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस भी उतनी ज़्यादा हो रही है। तो जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगी नए ग्रुप का आना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल तो होता है एज कंपैरिजन टू अगर फ्रीली वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो सेकेंड फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो ये फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज होती है। सम स्टेटिस्टिकल फैक्टर्स होते हैं। एंड लास्ट एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, कि जैसे यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स आयन था तो फर्स्ट लिगेंड जब यहाँ पे अटैच हुआ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिप्लेस हो गया। ठीक है, जैसे जैसे लिगेंड्स अटैच होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स उतने कम होंगे और जो प्रोबेबिलिटी होगी लिगेंड्स के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल के रिप्लेस होने की वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई द फॉर्मेशन stepwise formation constant value decrease with the number of steps due to increase in steric hindrance, some electrostatic factors, statistical factors and probability of replacement of water decreases. So ये कुछ factors होते हैं जिनकी वजह से इनकी value decrease होती है। बट इसमें कुछ exceptions भी देखने को मिली। तो वो exceptions क्या थी, जैसे यहाँ पे हमने कैडमियम 2 पॉजिटिव लिया। ठीक है, exceptions किस वजह से थी, दैट अब यहाँ पे ये ऑर्डर हमारे पास है। ठीक है, बट कई केसेस में क्या देखा गया, Kn+1 ग्रेटर देन Kn, कि Kn+1 की वैल्यू ग्रेटर देन n थी। यानी यहाँ पे अगर K4 है सपोज, तो K4 की वैल्यू ग्रेटर देन K3 थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ये एक्सेप्शन केसेस या तो कुछ स्ट्रक्चरल यानी अनयूजुअल कोई स्ट्रक्चर चेंज आया हो या फिर स्पिन में कोई चेंज आने की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से जो CFSE वैल्यू है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसमें उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं या फिर कुछ स्पिन चेंजेस होते हैं, वो आपको एग्जाम्पल की हेल्प से पता चलेंगे। जैसे ये कैडमियम 2 पॉजिटिव के एग्जाम्पल है, जब ब्रोमीन लिगेंड यहाँ पर अटैक करेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा और उसके प्लेस पे ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड में भी एक वाटर मॉलिक्यूल और रिप्लेस होगा तो 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, थर्ड में एक वाटर मॉलिक्यूल और रिप्लेस होगा, देन 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। बट जो लास्ट स्टेप है इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ रिप्लेस हो रहे हैं और यहाँ पे एक ब्रोमीन आयन अटैच हो रहा है आके। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो लग रहा होगा कि थोड़ा सा तो डिफरेंट
चीज़ है ये, ठीक है। तो जो यहाँ पे फॉर्मेशन कांस्टेंट का ऑर्डर है वो स्टूडेंट्स इस तरह से रहेगा, यानी जो लास्ट है K4 है वो ग्रेटर है K3 से। दिस इज ड्यू टू दिस अनयूजुअल चेंज इन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पर एकदम से सडन चेंज आया स्ट्रक्चर के अंदर। देखो यहाँ पे 6 लिगेंड्स थे, बट यहाँ पे क्या होगा 4 लिगेंड्स हैं, तो स्ट्रक्चर चेंज तो आया ना। तो स्ट्रक्चर चेंज आने की वजह से जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है इस वाले की वो ज़्यादा हो जाएगी इससे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। अभी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहाँ पे स्पिन के चेंज होने से फॉर्मेशन कांस्टेंट्स की वैल्यू का ऑर्डर चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज आयरन 2 पॉजिटिव। सो दिस कंबाइंस विद बाइपीरियल लिगेंड्स, 3 ligands. This is bidentate ligand. So when we take its hydrated complex, one bipyridine ligand replace 2 water molecules in first step. So you have 4 water molecules and 1 bipyridine ligand. In second step, here also replace 2 another water molecules, and in last step it is fully non-hydrated complex. Okay. देन स्टूडेंट्स अब यहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, ये वाला, बट ये ना हो कि इसका जो ऑर्डर है वो ये वाला है, यानी K3 की वैल्यू K2 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर चेंज तो कुछ नहीं है, मतलब जो इसमें था सिमिलरली सभी स्ट्रक्चर चेंजेस सेम चलते आ रहे हैं, बट डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे। देखो जो फर्स्ट स्टेप में हमें कंपाउंड मिला और जो सेकंड में मिला उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड। सो जो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है, बट यहाँ पे कोई वीक फील्ड लिगेंड नहीं है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। देन अगर इनकी CFSE निकाल के देखें हम, सो Fe2 पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे 3D6 कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब हाई स्पिन के लिए क्या होता है, हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस पहले सभी में फिल होते हैं, आफ्टर दैट पेयरिंग शुरू होती है। तो हम 6 5 देन पेयरिंग स्टार्ट। बट लो स्पिन में क्या होता है, फर्स्ट जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पेयरिंग होती है, देन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में फिलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से होगा। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालें तो इसके लिए ये वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स, ये लर्न रखनी है आपको। हियर 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस 4 + 2 × 0.6 crystal field splitting energy is 0.4 delta naught, and here -2.4 delta naught. देन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किसकी हायर है, इस लो स्पिन वाले की। तो जिसकी ज़्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देन दिस वन इज मोर स्टेबल देन दीज टू, सो K3 वैल्यू इज हायर देन K2। ओके, सो इस तरह से ये कुछ एक्सेप्शंस थी कि या तो स्ट्रक्चर चेंज आने की वजह से या फिर स्पिन के चेंज होने की वजह से इनके जो ऑर्डर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। So friends, now we will discuss factors affecting stability of complexes. There are many factors that will affect the stability of complexes. First factor is charge on metal cation. Here metal cation, generally the metal cation in higher oxidation state form more stable complexes than lower oxidation state. Metal complexes in higher oxidation state form स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, विद लिगेंड्स हैलोजेंस NH3 या H2O। इस तरह के लिगेंड्स के साथ जो मेटल कटायन है वो हायर ऑक्सीडेशन में तो स्टेबल कंपाउंड बनाता है एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। बट अगर कॉम्प्लेक्सेस हों कुछ इस तरह से COCN नेगेटिव PME3 या बाइपिरिडिल, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हों स्टूडेंट्स, इनमें लिगेंड्स हों, तो इनमें क्या है, इनमें ये इनके पास एक पाई या पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने से क्या होगा कि जो मेटल आयन है पहले लिगेंड उसको डोनेट करेगा। सो इनके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल होने के साथ जो मेटल का लोन पेयर होगा, यानी मेटल अपना बैक डोनेशन इसको देगा, तो यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ पर बैक बॉन्डिंग वाला टोटली वही केस है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिगेंड डोनेट करेगा मेटल को,
देन मेटल का लोन पेयर का डोनेशन होगा इसके एम्प्टी पाई ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। बैक डोनेशन होने की वजह से जो ये बॉन्ड है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो भी ज़्यादा होगी, यानी कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होगा। तो जो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं विद मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बट जो इसमें से Cn नेगेटिव है ये क्या है, गुड पाई एक्सेप्टर होने के साथ साथ गुड सिग्मा डोनर भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, हायर ऑक्सीडेशन वाले के साथ भी ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो चार्ज है मेटल कटायन का, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, बट वहाँ पे हमें लिगेंड भी देखना है कि लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है। अगर लिगेंड पाई एक्सेप्टर है देन वो लोअर ऑक्सीडेशन मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ मेटल कटायन। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीज विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल कटायन। हमारे पास मेटल कटायन है, साइज से कैसे इफेक्ट होगा, जितना कम साइज होगा मेटल कटायन का उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारे पास स्टेबिलिटी का है। यहाँ पे इरविंग विलियम सीरीज होती है, देखो बा सर का मग मन फीको निको जन, मैंने कुछ इस तरह से लर्न किया हुआ है, आप भी ऐसे लर्न कर लीजिए। देन ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कॉम्प्लेक्सेस की, यानी साइज का ऑर्डर क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, साइन उल्टे हो जाएंगे, वो इसका साइज का ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, ठीक है। मतलब जितना साइज कम होगा मेटल कटायन का स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सो स्टूडेंट्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ भी है, देखो फॉर्मेशन कांस्टेंट के साथ है, यहाँ पर ये सभी मेटल कटायंस लिखे हुए हैं, ठीक है, बासर कामक मन फिकोनिको जन। देन जो ये वाले हैं बासर कामक, इनका जो CFSE वैल्यू है वो होगी 0, ठीक है। CFSE वैल्यू 0 होने की वजह से जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी लेस होगी। एंड कॉपर के लिए सबसे हायर वैल्यू किसके लिए है, अगर हम इसके ऑक्सलेट के साथ कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं इन सभी कंपाउंड्स के, तो सबसे हायर वैल्यू किसके लिए है, कॉपर के लिए। अब बात आती है कि कॉपर के लिए सबसे हायर वैल्यू क्यों है। सो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D9, ठीक है। देन अगर 3D9 कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है, देन कॉपर 3D9 कुछ इस तरह से इसकी फिलिंग होगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ये बन गए 9, ठीक है। तो जो अपर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होती है, अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वली एनर्जी के साथ फिल कर दिए हमने, बट जो ये अनदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी है या तो ये इस वाले ऑर्बिटल में फिल हो या फिर इस वाले में फिल हो, यानी इसके पास 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, और इसे ही हम बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन, ठीक है। तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होने की वजह से जो लिगेंड्स की मेटल के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे और हायर एनर्जी स्टेट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो जो 4 लिगेंड्स की बॉन्डिंग होगी मेटल के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इस वजह से इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी कॉपर की वो भी हायर होगी, ऑल्सो हायर देन जिंक, बिकॉज फॉर जिंक टू पॉजिटिव CFSE वैल्यू इज ऑल्सो 0. So CFSE value 0 means formation constant value decreases. So next factor is nature of ligands. More basic the ligand, more easily it can donate its lone pair of electron to central metal ion and higher the stability of complex. अब बेसिसिटी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है, ठीक है। तो जितना मोर बेसिक कोई लिगेंड होगा उतना ज़्यादा वो अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की होगी, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स हैं, इनका बेसिक ऑर्डर इस तरह से है, तो जितना बेसिक होगा उतनी स्टेबिलिटी भी हायर होगी। एंड हायर द कोवलेंट करेक्टर हायर द स्टेबिलिटी। सेकेंड फैक्टर इज जितना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे ये ऑर्डर हमारे पास है, अब यहाँ पे कोवलेंट करेक्टर का कैसे पता चल रहा है, देखो ये AG सब में कॉमन है, डिफरेंस किसका है, इसका, ठीक है। हेलोजेंस का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो साइज जैसे जैसे अनायन का साइज इंक्रीज हो रहा है कोवलेंट करेक्टर वैसे वैसे इंक्रीज होता है। अनायन का साइज जितना इंक्रीज होता है कोवलेंट करेक्टर भी उतना इंक्रीज होता है। और अगर कटायन की बात करें तो कटायन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कटायन का साइज जितना डिक्रीज होता है कोवलेंट करेक्टर उतना इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे अनायन है तो साइज के साथ कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा। देन स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी इस तरह से रहेगा, बिकॉज कोवलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
थर्ड वन इज पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। जो ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स होते हैं, जिनकी पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, इनके पास क्या होता है, वैकेंट पाई ऑर्बिटल होता है। ठीक है, वैकेंट पाई ऑर्बिटल होने के साथ क्या होता है कि जो मेटल होता है वो पाई बैक बॉन्डिंग शो करता है इनके साथ, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स की वो इंक्रीज होती है, बिकॉज जो बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच का, जहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट इज डायपोल मूवमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा डायपोल मूवमेंट का, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये है, जैसे NH3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, फिर दिस वन एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज चीलेट इफेक्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो व्हाट इज चीलेट्स? जनरली लिगेंड्स होते हैं मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेट मतलब कि उस लिगेंड के पास सिर्फ एक डोनर एटम है। अगर डाइडेंटेट होगा मीन्स उसके पास 2 डोनर एटम है, ट्राई होगा 3 डोनर एटम्स हैं। तो जिन लिगेंड्स के पास एक से ज़्यादा डोनर एटम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, बिकॉज वो मेटल एटम के साथ, अब एक से ज़्यादा डोनर एटम है तो मेटल एटम के साथ एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, देन वो एक रिंग की तरह हमें शो होंगे। तो जो चिलेट रिंग बनाता है, इस तरह से जो चिलेटिंग लिगेंड्स मेटल के साथ कंबाइन होके चिलेट इफेक्ट शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। कॉम्प्लेक्सेस विद चिलेट रिंग मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में चिलेट रिंग बनेगी वो कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेरिजन टू दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच देयर इज नो चिलेट रिंग्स। वी टेक एग्जाम्पल कैडमियम आयन, कैडमियम हाइड्रेटेड आयन। Then firstly here this one is ligand, this ligand and this ligand। तीनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो, इसके पास सिर्फ एक डोनर एटम है, बट जो EN होता है वो क्या होता है, NH2 CH2 CH2 एंड NH2। तो 2 N है, यानी 2 डोनर एटम्स हैं। सिमिलरली जो ट्रायन होता है उसके पास 3 डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, ये होता है इथाइलिन डाइएमाइन, ट्राइलिन ट्राइएमाइन। तो जब इसके साथ इसको कंबाइन कराया तो देखो यहाँ पर इसने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस किया और उसके प्लेस पे आया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बट दिस इज डाइडेंटेट लिगेंड, यानी इसके पास 2 डोनर एटम है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेंगे। अब अगर ट्राइन की बात करें तो एक अकेला ट्राइन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो आपको ये इसकी डायग्राम की हेल्प से समझ आएंगे। देखो फर्स्ट वाले केस में क्या था, कैडमियम एंड फॉर दिस CH3NH2 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इसने 4 कोऑर्डिनेट, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बनाए कैडमियम आयन के साथ। एंड सिमिलरली जो इथाइलिन डाइएमाइन था, अब ये एक मॉलिक्यूल है, एक लिगेंड है, तो इसने 2 सिंगल लिगेंड ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। सिमिलरली इसने भी, तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फ्रॉम 2 लिगेंड्स। एंड अगर ट्राइन की बात करें तो सिंगल लिगेंड यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये सिंगल लिगेंड हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कोई चिलेट रिंग है? नहीं, बिकॉज इट्स मोनोडेंटेट लिगेंड। एंड यहाँ पर है, यस, 2 चिलेट रिंग्स यहाँ पर हैं, एंड यहाँ पर 3 चिलेट रिंग्स हैं। इट इज़ 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, एंड हेयर ऑल्सो 5 मेंबर्ड रिंग्स। सो इट इज स्टेबल रिंग्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें इन तीनों की स्टेबिलिटी बतानी है तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ट्रायन वाला, बिकॉज चिलेट रिंग जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो चिलेट रिंग होनी चाहिए। सेकेंड इज नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स। थर्ड इज साइज ऑफ चिलेट रिंग। अब यहाँ पे साइज तो सेम है, तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इसमें ज़्यादा है, इस वाले में। देन दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, एंड फर्दर दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ओके, एंड एक रीज़न और अगर देखें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज आया है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होने की वजह से जो एंट्रोपी होगी कॉम्प्लेक्स की वो भी इंक्रीज होगी, यहाँ पे एंट्रोपी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से अगर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के टर्म्स में हम इसे देखें, देन एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, एंड जितनी ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना स्टेबल हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो चिलेट इफेक्ट फ्रेंड्स, इसमें यही कुछ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि चिलेट रिंग है। अगर एक कोई 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक में चिलेट रिंग है दूसरे में नहीं है, देन सिंपली बोल सकते हैं कि जिसके पास चिलेट रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और अगर
कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन है कि चीलेट रिंग्स दोनों के पास है। देन नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स देख सकते हैं, साइज ऑफ चीलेट, जैसे 3 मेंबर चीलेट रिंग इज वेरी अनस्टेबल, ऑल्सो 4 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग इज स्टेबल। तो इस तरह से आप लोग कंपैरिजन देख सकते हैं, ठीक है। सो चीलेट रिंग्स जो फैक्टर है कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको इसके बारे में मस्ट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर क्लास ए एंड क्लास बी मेटल्स। सो क्लास ए मेटल्स के बारे में पहले आपको बताऊंगी क्या होते हैं क्लास बी मेटल्स। सो क्लास ए मेटल्स देखो, ये सिमिलर होते हैं किसके, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स के। जो क्लास ए हैं वो हार्ड एसिड्स के सिमिलर होते हैं और ये सॉफ्ट एसिड्स के। सो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो जो क्लास ए एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, स्मॉल साइज होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद ग्रुप 15, 16, 17 एलिमेंट्स। जो ये ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रोजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन वाला, फ्लोरीन वाला, इनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और कौन से होते हैं ये, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब क्या होते हैं, क्लास ए मेटल्स, ठीक है। तो इनमें ऑर्डर क्या रहता है, देखो ये ऑर्डर रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन वाले केस में, नाइट्रोजन वाले में। बट जो क्लास बी मेटल्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हैव फुल डी ऑर्बिटल, सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट मेटल्स, एंड उनमें इसका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। क्लास बी मेटल्स के एग्जांपल लें तो ये हैं Ag पॉजिटिव, यानी इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, जैसे कि HF4 पॉजिटिव हो गया, जिरकोनियम 4 पॉजिटिव हो गया, थोरियम 4 पॉजिटिव हो गया। ये क्या होता है, क्लास ए मेटल्स, बिकॉज इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है और कुछ ये फैक्टर्स हैं जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है वो क्या होते हैं, क्लास बी मेटल्स, ओके। देन क्लास ए और क्लास बी मेटल्स की प्रॉपर्टीज आप इन्हें लर्न कर लो। आफ्टर दैट यू विल फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वन मोर थिंग, जो क्लास बी मेटल्स होते हैं वो ग्रुप 3 या फिर सब्सिक्वेंट ग्रुप्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जबकि क्लास ए मेटल्स ग्रुप 15, 16, 17 के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेरिक हिंड्रेंस। सो बल्की ग्रुप अटैच टू डोनर एटम और एडजेसेंट टू डोनर एटम। जैसे डोनर एटम, ये कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे एंड डोनर एटम है, ठीक है। तो या तो बल्की ग्रुप इस डोनर एटम के साथ लगा हो या फिर जो एडजेसेंट एटम है उसके साथ लगा हो, तो वो बल्की ग्रुप लगने से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीज होती है, ठीक है, बिकॉज मेटल लिगेंड बॉन्ड वीक होगा। देखो यहाँ पे ये हमारे पास ये है और एक ये है, यहाँ पे जो डोनर एटम N है उसके पास बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो डोनेशन होगा वो इतना इजीली नहीं होगा, तो मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो वीक होगा और बॉन्ड वीक होने से स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। देन इन दोनों में से इसकी हायर स्टेबिलिटी है। सेकेंड इज 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। अब 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ये है स्ट्रक्चर एंड इसका 2 मिथाइल 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, यानी जो डोनर एटम का एडजेसेंट एटम है उसके पास बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज लेस देन दैट ऑफ 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। लास्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस एनहेंस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो दो कंपाउंड्स अगर हमारे पास हैं, एक में रेजोनेंस है दूसरे में नहीं है, तो जिसमें रेजोनेंस है उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सो स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को हमने आज डिस्कस किया। फर्दर चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ माई दीज वीडियोज़ यू विल ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम विद नेम, चैनल नेम प्रॉब केमिस्ट्री टिप्स, ओके। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, टेलीग्राम पर मैंने आपके लिए एक और चैनल बनाया है जो कि किस नाम से है, MSc केमिस्ट्री फुल 2 years नोट्स। इस चैनल को आप देखेंगे जाके तो इस यहाँ पर आपको MSc केमिस्ट्री के पूरे 2 years के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड मैं करूँगी आपको, ठीक है। देन इन दोनों चैनल्स को आप ज्वाइन करें, मस्ट बी हेल्पफुल फॉर ऑल MSc स्टूडेंट्स एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।